नमस्कार। आज हम रसायन विज्ञान की दुनिया में एक बहुत जरूरी पहलू पर बात करने वाले हैं। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, पर यह असल में एक काफी व्यवस्थित प्रक्रिया है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास स्रोत के तौर पर IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के नामकरण नियमों वाले दस्तावेज से कुछ महत्वपूर्ण अंश हैं। हाँ, तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये IUPAC प्रणाली, मतलब ये सिस्टम काम कैसे करता है और ये कैसे पक्का करता है कि हर एक कार्बनिक यौगिक का एक बिल्कुल अनोखा, एक यूनिवर्सल नाम हो। सही। हम खास तौर पर सबसे सरल वाले हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन पर ध्यान देंगे। देखिए, हमारा मकसद सिर्फ नाम रटना नहीं है, बल्कि उनके पीछे का लॉजिक, वो जो सिस्टम है, उसे समझना है। और ये सिस्टम, पता है, ये सचमुच बहुत महत्वपूर्ण है। सोचिए जरा, अगर अलग अलग देशों में वैज्ञानिक एक ही अणु को अलग अलग नाम देने लगे, कितना कंफ्यूजन होगा। हाँ, वो तो है। मतलब ये कुछ ऐसा है जैसे हर शहर में ट्रैफिक लाइट का मतलब अलग हो जाए, पूरी व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। IUPAC नियम एक तरह से ग्लोबल भाषा बनाते हैं, ताकि जब कोई कहे 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो हर कोई ठीक उसी मॉलिक्यूल को समझे। ये वैज्ञानिक बातचीत की रीढ़ की हड्डी है, कह सकते हैं। बिल्कुल, एक यूनिवर्सल भाषा। तो ठीक है, चलिए इस भाषा की ग्रामर को समझना शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक टाइप के हाइड्रोकार्बन से, एल्केन। हाँ, एल्केन। इन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, मतलब इनमें कार्बन परमाणुओं के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं, कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं, बस सीधी साधी कार्बन चेन, कभी-कभी थोड़ी शाखाओं के साथ। हाँ, बिल्कुल सीधी चेन या फिर ब्रांच वाली। तो मान लीजिए हमारे पास एक एल्केन है जिसमें सीधी चेन के अलावा कुछ शाखाएं भी हैं, मतलब ब्रांच्ड एल्केन। इसका नाम कैसे रखेंगे? सबसे पहला काम क्या होता है? अच्छा, पेरेंट चेन। हाँ, इससे हमें एक शुरुआती ढांचा मिल जाता है, एक मेन रोड समझिए, जिस पर बाकी चीजें, मतलब शाखाएं, जुड़ी होंगी। ओके, तो सबसे लंबी कार्बन की लाइन पकड़नी है। और इस पेरेंट चेन की लंबाई से क्या पता चलता है? इसकी लंबाई, मतलब इसमें कितने कार्बन परमाणु हैं, इससे यौगिक का रूट नेम या बेस नेम तय होता है। कुछ शुरू के नाम तो याद रखने पड़ते हैं। 1 कार्बन के लिए मीथेन, 2 के लिए ईथेन, 3 प्रोपेन, 4 ब्यूटेन, 5 पेंटेन, 6 हेक्सेन, वगैरह वगैरह। हाँ, ये तो सुना है। हाँ, ये अक्सर ग्रीक या लैटिन नंबरों पर आधारित होते हैं। समझ गया। तो पेरेंट चेन मिल गई, बेस नाम पता चल गया, लेकिन अब वो जो शाखाएं हैं जो इस मेन रोड से निकल रही हैं, उनका क्या और कैसे पता चलेगा कि कौन सी शाखा कहाँ जुड़ी है? हाँ, यहीं पर अगला स्टेप आता है, पेरेंट चेन की नंबरिंग। हमें उस चेन के कार्बन एटम्स को नंबर देना होता है, और नियम यह है कि नंबरिंग उस सिरे से शुरू करनी है जो पहली ब्रांच या प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूएंट के सबसे पास हो। अच्छा, जहां से ब्रांच पास पड़े। हाँ, ऐसा करने से हम ब्रांच की पोजीशन को सबसे छोटे नंबर से दिखा पाते हैं। केमिस्ट्री में लोग अक्सर चीजों को सिंपल रखना पसंद करते हैं। ठीक है, तो जिस एंड से ब्रांच पहले मिले, गिनती वहीं से शुरू। लेकिन अगर मान लीजिए दोनों सिरों से गिनने पर पहली ब्रांच एक ही नंबर पर आ रही हो, जैसे दोनों तरफ से तीसरे कार्बन पर, तब क्या करेंगे? अच्छा सवाल है, ये होता है अक्सर। ऐसे में हम अगली ब्रांच को देखते हैं। हमें नंबरिंग का वो तरीका चुनना होता है जिससे सभी ब्रांच की पोजीशन बताने वाले नंबरों का पूरा सेट, मतलब लोकेंट सेट, सबसे छोटा बने। लोकेंट सेट। हाँ, लोकेंट मतलब पोजीशन नंबर। इसे लोएस्ट लोकेंट रूल या न्यूनतम स्थिति अंक नियम कहते हैं। मान लीजिए एक तरफ से नंबरिंग करने पर ब्रांच कार्बन 2 और 4 पर है और दूसरी तरफ से 3 और 5 पर, तो हम 2-4 वाला तरीका चुनेंगे क्योंकि ये सेट 2-4 न्यूमेरिकली 3-5 से छोटा है। ये एक तरह का टाई ब्रेकर है। ठीक है, ये लॉजिकल लगता है, सबसे कम नंबरों वाला सेट चुनना। तो चेन चुन ली, नंबर दे दिया, अब उन शाखाओं को क्या कहते हैं और उनका नाम कैसे लिखते हैं? पेरेंट चेन से जुड़ी इन शाखाओं को एल्काइल समूह, एल्काइल ग्रुप्स कहा जाता है। ये अपने पेरेंट एल्केन से एक हाइड्रोजन कम होने पर बनते हैं। इनका नाम भी सिंपल है, जो एल्केन है उसके नाम के आखिर से एन हटाकर इल लगा देते हैं। जैसे मीथेन, CH4 से बना ग्रुप, वो हुआ मिथाइल माइनस CH3। बिल्कुल। और इथेन C2H6 से इथाइल माइनस C2H5, प्रोपेन C3H8 से प्रोपाइल माइनस C3H7, और ऐसे ही आगे। ये सबसे कॉमन साइड चेन्स हैं जो दिखती हैं।
तो अब हमारे पास पेरेंट चेन का नाम है, उसकी नंबरिंग है और ब्रांच के नाम भी हैं। इन सब टुकड़ों को जोड़कर अणु का पूरा नाम कैसे बनता है? अब हम इन सब चीजों को एक साथ लाते हैं। नियम 4 है सब्स्टिट्यूएंट यानी ब्रांच की पोजीशन बताना। हमने जो नंबरिंग की थी उसका इस्तेमाल करके बताया जाता है कि कौन सी एल्काइल ब्रांच पेरेंट चेन के किस कार्बन पर जुड़ी है। ब्रांच के नाम जैसे मिथाइल से ठीक पहले उस कार्बन का नंबर लिखते हैं जिससे वो जुड़ी है, और नंबर और नाम के बीच एक हाइफन लगाते हैं। अच्छा, तो अगर हमारे पास 5 कार्बन की पेरेंट चेन है यानी पेंटेन, और उसके कार्बन नंबर 2 पर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, तो नाम होगा 2-मिथाइल पेंटेन, है ना? 2 बता रहा है कहाँ, मिथाइल बता रहा है क्या, और पेंटेन बता रहा है मेन चेन। एकदम सही पकड़ा आपने। नंबर, हाइफन, ब्रांच का नाम, पेरेंट चेन का नाम, इसी क्रम में। पर क्या हो अगर एक ही कार्बन पर एक से ज्यादा ब्रांच हो, या एक ही तरह की ब्रांच अणु में कई जगह लगी हो? मान लीजिए ब्यूटेन चेन के दूसरे कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हों। हाँ, ये भी होता है। इसके लिए नियम 5 है, मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट्स। अगर एक ही टाइप का सब्स्टिट्यूएंट जैसे मीथाइल एक से ज्यादा बार आता है, तो हम उसके नाम से पहले एक प्रीफिक्स लगाकर बताते हैं कि वो कितनी बार आया है। 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा वगैरह। डाई ट्राई टेट्रा। हाँ, और हर एक ब्रांच की पोजीशन बतानी जरूरी है, चाहे वो एक ही कार्बन पर क्यों ना हो। इन पोजीशंस को दिखाने वाले नंबरों को कॉमा से अलग करते हैं। यहाँ एक आम गलती होती है कि लोग नंबर रिपीट करना भूल जाते हैं। अगर दूसरे कार्बन पर 2 मीथाइल हैं, तो 2,2 डाईमीथाइल लिखना होगा, सिर्फ 2 डाईमीथाइल नहीं। अच्छा, ये ध्यान रखना होगा। तो वो ब्यूटेन वाला उदाहरण जिसमें दूसरे कार्बन पर 2 मीथाइल थे, उसका नाम होगा 2,2 डाईमीथाइल ब्यूटेन। 2,2 लिखना जरूरी है। बिल्कुल, 2,2 दोनों की पोजीशन बताता है और डाई उनकी संख्या। ठीक है, अब एक और सिचुएशन। अगर अणु में अलग अलग तरह की ब्रांच हो, तो मान लीजिए एक इथाइल ग्रुप भी है और एक मिथाइल ग्रुप भी, पहले किसे लिखेंगे? इसके लिए नियम 6 है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जब अलग अलग तरह के सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हों, तो उन्हें नाम में इंग्लिश अल्फाबेट के क्रम में लिखा जाता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में? हाँ, ये नियम तब काम आता है जब नंबरिंग के नियम हमें ये तय करने में मदद नहीं करते कि किसे पहले लिखें। अल्फाबेटिकल ऑर्डर एक यूनिवर्सल तरीका देता है। तो इथाइल का ई मिथाइल के एम से पहले आता है, इसलिए इथाइल ग्रुप को नाम में पहले लिखेंगे, भले ही वो चेन में बाद वाले कार्बन पर जुड़ा हो। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ एक जरूरी बात है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर तय करते समय डाई, ट्राई, टेट्रा जैसे न्यूमेरिकल प्रीफिक्स को इग्नोर करते हैं। अच्छा। हाँ, यानी डाईमिथाइल को एम से शुरू मानेंगे, डी से नहीं। इसलिए इथाइल हमेशा डाईमिथाइल या ट्राईमिथाइल से पहले आएगा। हालांकि कुछ प्रीफिक्स जैसे आइसो या नियो को नाम का हिस्सा माना जाता है और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में गिना जाता है। समझ गया। तो डाई या ट्राई सिर्फ गिनती के लिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए नहीं। तो अगर हमारे पास हेक्सेन 6 कार्बन चेन है, जिसके तीसरे कार्बन पर इथाइल और दूसरे पर मिथाइल है, तो नाम होगा 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। इथाइल पहले, क्योंकि ई पहले आता है, फिर मिथाइल। एकदम सही क्रम और नामकरण किया आपने। और आखिर में नाम लिखते समय नंबरों और शब्दों को जोड़ने का कोई खास तरीका है, जैसे हाइफन और कॉमा का यूज? हाँ, ये नियम 7 जैसा है जो नाम लिखने का सही फॉर्मेट बताता है। नंबर्स को शब्दों से, जैसे ब्रांच या पेरेंट नेम से अलग करने के लिए हमेशा हाइफन यानी कि डैश का यूज होता है। ओके। और नंबर्स को एक दूसरे से अलग करने के लिए कॉमा का यूज होता है। और ध्यान रहे कि पूरे नाम में कहीं कोई खाली जगह स्पेस नहीं छोड़ी जाती। ये एक लगातार शब्द जैसा दिखता है जिसमें नंबर और हाइफन से जानकारी जुड़ी होती है। तो ये अपने आप में अणुओं की पूरी संरचना का एक कोड बन जाता है। मान लीजिए किसी हेक्सेन चेन में कार्बन 3 पर 2 मिथाइल ग्रुप हैं और कार्बन 2 और 4 पर भी एक एक मिथाइल ग्रुप है। मतलब कुल 4 मिथाइल ग्रुप हो गए। तो नाम कैसे बनेगा? चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले पोजीशंस 2 3 3 4, ये कॉमा से अलग होंगी। 2 3 3 4। 2 3 3 4। हाँ, 4 मिथाइल ग्रुप हैं तो प्रीफिक्स होगा टेट्रा, ग्रुप का नाम मिथाइल, पेरेंट चेन हेक्सेन। अब इन्हें जोड़ते हैं। पोजीशंस और प्रीफिक्स के बीच हाइफन, प्रीफिक्स और ग्रुप के नाम के बीच कोई गैप नहीं, और ग्रुप के नाम और पेरेंट नाम के बीच भी कोई गैप नहीं। तो नाम बना 2 3 3 4 डैश टेट्रा मिथाइल हेक्सेन। वाह,
2334 टेट्रा मिथाइल हेक्सेन काफी सिस्टमैटिक है। चलिए स्रोत से कुछ उदाहरणों को देखकर इन नियमों को और पक्का करते हैं। हाँ, देखते हैं। पहला CH3 CH CH3 CH2 CH3, इसमें सबसे लंबी चेन 4 कार्बन की है, तो बेस नाम ब्यूटेन। एक मिथाइल ब्रांच है, नंबरिंग दाएं से करने पर ये कार्बन 2 पर आती है, बाएं से 3 पर तो छोटा नंबर 2 है, नाम हुआ 2 मिथाइल ब्यूटेन। सही। दूसरा CH3 CH CH3 CH CH3 CH3, सबसे लंबी चेन फिर से 4 कार्बन ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्रांच है, नंबरिंग किसी भी तरफ से करें, ब्रांच कार्बन 2 और 3 पर ही आती हैं। 2 मिथाइल हैं तो डाइमिथाइल, नाम हुआ 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। बिल्कुल ठीक। तीसरा CH3 4C, इसे खोलकर देखें तो एक बीच वाला कार्बन 4 मिथाइल ग्रुप से जुड़ा है। सबसे लंबी लगातार चेन किसी भी दिशा में जाएं तो 3 कार्बन की ही मिलेगी, तो पेरेंट चेन हुई प्रोपेन। हाँ, प्रोपेन। अब बीच वाले कार्बन जो नंबर 2 होगा पर 2 मिथाइल ग्रुप ब्रांच के रूप में जुड़े हैं, तो IUPAC नाम हुआ 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। इसका एक कॉमन नाम नियोपेंटेन भी है, पर IUPAC नाम यही है। बहुत अच्छे से आपने नियमों को अप्लाई किया। लगता है एल्केन के नामकरण की मुख्य बातें अब साफ हो गई हैं। हाँ, काफी हद तक। तो अब हम उन हाइड्रोकार्बन की तरफ बढ़ सकते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड के अलावा कुछ और भी होता है। हाँ, अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। एल्कीन्स जिनमें कम से कम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइंस जिनमें कम से कम एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। इनके नामकरण में क्या फर्क आता है? क्या नियम वही रहते हैं? कई नियम तो वैसे ही रहते हैं, जैसे ब्रांच का नाम और अल्फाबेटिकल ऑर्डर, लेकिन कुछ बहुत जरूरी बदलाव होते हैं, क्योंकि अब अणु की पहचान सिर्फ उसकी लंबाई और ब्रांच से नहीं, बल्कि उसमें मौजूद डबल या ट्रिपल बॉन्ड से भी होती है। इन बॉन्ड्स को नाम में क्या कहते हैं? प्रायोरिटी देनी होती है। अच्छा, प्रायोरिटी। तो पहला नियम, सबसे लंबी चेन चुनने वाला, क्या वो बदल जाता है? हाँ, यहाँ एक बड़ा बदलाव है। नियम 1 अब कहता है कि पेरेंट चेन चुनते समय ये जरूरी है कि उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड शामिल हो, भले इसके लिए आपको कार्बन की थोड़ी छोटी चेन ही क्यों ना चुननी पड़े। ओह, मतलब बॉन्ड वाली चेन लेनी है चाहे वो छोटी हो। हाँ, अगर अणु में एक लंबी चेन है जिसमें डबल बॉन्ड नहीं है और एक थोड़ी छोटी चेन है जिसमें डबल बॉन्ड है, तो हम डबल बॉन्ड वाली चेन को पेरेंट मानेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि डबल या ट्रिपल बॉन्ड अणु की केमिस्ट्री तय करते हैं, इसलिए उन्हें नामकरण में प्राथमिकता मिलती है। अच्छा, तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड अब चेन चुनने में किंग है। हाँ, और बेस नाम में भी कुछ बदलाव आता होगा। हाँ, बेस नाम का एंडिंग बदल जाता है। एल्केन के लिए आखिर में एन लगता था, अब अगर अणु में डबल बॉन्ड है एल्कीन तो आखिर में ईन लगेगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है एल्काइन तो आखिर में आइन लगेगा। एन इन आइन। हाँ, जैसे 3 कार्बन वाला एल्केन प्रोपेन था, तो 3 कार्बन वाला एल्कीन जिसमें एक डबल बॉन्ड हो वो प्रोपीन कहलाएगा, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो वो प्रोपाइन कहलाएगा। ठीक है, चेन वो चुननी है जिसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड हो, और नाम का एंड भी ईन या आइन में बदलना है। अब नंबरिंग की बात। एल्केन में हम ब्रांच के पास वाले एंड से नंबरिंग करते थे, यहाँ क्या प्रायोरिटी है? यहाँ नियम 2 में एक और बड़ा बदलाव है। अब नंबरिंग उस सिरे से शुरू की जाती है जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड की सबसे नजदीक हो। मल्टीपल बॉन्ड को ब्रांच पर प्राथमिकता दी जाती है। अच्छा, हाँ, मतलब हमारा पहला टारगेट होता है डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन को सबसे छोटा नंबर देना, भले ही इसके लिए किसी ब्रांच को थोड़ा बड़ा नंबर क्यों ना मिल जाए। ओहो, तो डबल ट्रिपल बॉन्ड यहाँ का VIP है, नंबरिंग में उसे सबसे पहले भाव मिलेगा। आप बिल्कुल सही समझे। अगर अणु में ब्रांच और मल्टीपल बॉन्ड दोनों है, तो भी नंबरिंग का मुख्य उद्देश्य मल्टीपल बॉन्ड को सबसे छोटा नंबर देना ही रहेगा। और फिर उस डबल या ट्रिपल बॉन्ड की सही पोजीशन नाम में कैसे दिखाएंगे? नियम 3, डबल या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को उसके पहले वाले कार्बन के नंबर से दिखाते हैं। मतलब अगर डबल बॉन्ड कार्बन 1 और 2 के बीच है तो हम पोजीशन 1 यूज करेंगे। ये नंबर आमतौर पर बेस नाम से ठीक पहले हाइफन के साथ लिखा जाता है, जैसे prop 1 इन, या कभी-कभी बेस नाम के बीच में भी डाल देते हैं, जैसे ब्यूट 2 इन। दोनों तरीके चलते हैं, पर आजकल पहले वाला ज्यादा कॉमन है। तो अगर 3 कार्बन की चेन है और पहले और दूसरे कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है,
CH2 इक्वल टू CH सिंगल बॉन्ड CH3, तो इसका नाम होगा prop 1ene। 1 बता रहा है कि डबल बॉन्ड कार्बन 1 से शुरू हो रहा है। बिल्कुल सही। और अगर 4 कार्बन की चेन में दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH इक्वल टू CH सिंगल बॉन्ड CH3, तो नाम होगा ब्यूट-2-ईन। ठीक है। और अगर अणु में ब्रांच भी हों और डबल ट्रिपल बॉन्ड भी, तो नंबरिंग का फाइनल फैसला कैसे होता है? यहाँ फिर से लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंस रूल लगता है, लेकिन एक शर्त के साथ। मल्टीपल बॉन्ड को सबसे छोटा नंबर मिलना ही चाहिए। अगर नंबरिंग के 2 तरीके हैं जो दोनों ही मल्टीपल बॉन्ड को एक जैसा छोटा नंबर देते हैं, तब हम उस तरीके को चुनते हैं जिससे ब्रांच को छोटे नंबर मिले। प्रायोरिटी का ऑर्डर है पहले मल्टीपल बॉन्ड, फिर ब्रांच। समझ गया। बॉन्ड पहले, ब्रांच बाद में। और अगर एक ही अणु में एक से ज्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो, जैसे 2 डबल बॉन्ड? नियम 5, अधिकाधिक मल्टीपल बॉन्ड्स। ऐसी सिचुएशन में हम बेस नाम के एंड में प्रीफिक्स लगाकर बताते हैं कि कितने बॉन्ड हैं। 2 डबल बॉन्ड के लिए डाईईन, 3 के लिए ट्राईईन, एटसेट्रा। इसी तरह 2 ट्रिपल बॉन्ड के लिए डाईईन, 3 के लिए ट्राईईन आदि। और हाँ, हर एक बॉन्ड की पोजीशन बतानी जरूरी होती है। उदाहरण के तौर पर CH2CH-CH इक्वल्स टू CH2। इसमें 4 कार्बन है, तो बेस ब्यूट से बनेगा। 2 डबल बॉन्ड है। नंबरिंग करने पर ये कार्बन 1 और 3 से शुरू होते हैं, 1, 2 और 3, 4 के बीच। तो इसका नाम होगा ब्यूटा 1,3 डाईन। यहाँ ब्यूटा अक्सर ए लगा देते हैं जब डीन ट्राइन आता है। बेस चेन के लिए 1,3 बॉन्ड्स की पोजीशन के लिए, और डाईन 2 डबल बॉन्ड के लिए। एकदम परफेक्ट। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से बनाया है। और जहां तक ब्रांच की बात है, हाँ, ब्रांच का क्या? नियम 6, सब्स्टिट्यूएंट्स का नामकरण और उनकी पोजीशन बताने का तरीका बिल्कुल एल्केन जैसा ही है। उन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखा जाता है और उनकी पोजीशन नंबर और हाइफन से बताई जाती है, ठीक वैसे ही जैसे हमने एल्केन के लिए सीखा था। अच्छा, तो ब्रांच के नियम वही रहते हैं, बस प्रायोरिटी बदल जाती है नंबरिंग में। और एल्कीन के लिए क्या कोई और खास बात है? मैंने सिस ट्रांस जैसा कुछ सुना है। हाँ, ये नियम 7 जैसा है और सिर्फ एल्कीन पर लागू होता है, एल्काइन पर नहीं। देखिए, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के चारों ओर अणु के हिस्से घूम सकते हैं, लेकिन डबल बॉन्ड रिजिड होता है, वो घूमने नहीं देता। अच्छा, घूम नहीं सकता। हाँ, इस वजह से अगर डबल बॉन्ड के हर कार्बन पर 2 अलग-अलग ग्रुप जुड़े हों, तो उनका स्पेस में अरेंजमेंट अलग-अलग हो सकता है। इसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। यानी अणु का आकार अलग हो सकता है स्पेस में। हाँ, सिंपल केस में अगर एक जैसे ग्रुप डबल बॉन्ड के एक ही तरफ हो तो उसे सिस फॉर्म कहते हैं, और अगर उल्टी तरफ हो तो ट्रांस फॉर्म कहते हैं। जैसे but2-ene सिस और ट्रांस फॉर्म में मिलता है। ये दोनों अलग कंपाउंड होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज भी अलग हो सकती हैं। अच्छा। हाँ, और जब डबल बॉन्ड से जुड़े चारों ग्रुप अलग-अलग हों तो एक ज्यादा डिटेल्ड सिस्टम, EZ सिस्टम का यूज होता है, लेकिन वो आज की चर्चा से थोड़ा आगे की बात है। मेन पॉइंट ये है कि डबल बॉन्ड की ये रिजिडिटी स्ट्रक्चरल वैरायटी पैदा करती है। जरूर। CH2 इक्वल्स टू CH3, 3 कार्बन यानी प्रॉप। डबल बॉन्ड है तो ईन। नंबरिंग में बॉन्ड कार्बन 1 से शुरू होता है, तो नाम हुआ प्रॉप 1-ene। सही। CH3, CH डबल बॉन्ड CH, CH3, 4 कार्बन यानी ब्यूट। डबल बॉन्ड है तो ईन। नंबरिंग किसी भी एंड से करें, बॉन्ड कार्बन 2 से शुरू होता है, तो नाम हुआ ब्यूट-2-ene। और जैसा आपने बताया, ये सिस या ट्रांस हो सकता है। बिल्कुल। CH3, CH डबल बॉन्ड CH, CH3 यानी 2 कार्बन यानी ईथ। ट्रिपल बॉन्ड है तो वाइन। सिर्फ 2 कार्बन है तो बॉन्ड की पोजीशन बताने की जरूरत नहीं, नाम हुआ इथाइन। इसका बहुत फेमस कॉमन नाम एसिटिलीन भी है। हाँ, एसिटिलीन। CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH3 यानी 4 कार्बन यानी ब्यूट। ट्रिपल बॉन्ड है तो वाइन। नंबरिंग में बॉन्ड कार्बन 2 से शुरू होता है, नाम हुआ ब्यूट-2-वाइन। ठीक है। CH2, CH, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, जी 5 कार्बन यानी पेंट। जी। 2 डबल बॉन्ड हैं
तो डाईइन जी नंबरिंग उस एंड से करनी होगी जिससे पहला बॉन्ड पास पड़े। जी दोनों एंड से कार्बन 1 पर है, जी दूसरा बॉन्ड कार्बन 4 पर आता है, जी 1 2 और 4 5 के बीच, जी तो नाम हुआ पेंटा 1,4 डाईइन। बहुत बढ़िया। तो अगर हम एक फटाफट समरी करें, हाँ, कर लेते हैं। एल्केन जी सिर्फ सिंगल बॉन्ड, जी नाम के आखिर में एन, जी जैसे प्रोपेन CH3 CH2 CH3। सही। एल्कीन जी कम से कम एक डबल बॉन्ड, जी नाम के आखिर में इन और डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी पड़ती है, जी जैसे प्रोप 1 इन CH2 डबल बॉन्ड CH CH3। हाँ जी एल्काइन जी कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड, जी नाम के आखिर में आइन जी और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन भी बतानी पड़ती है, जी जैसे इथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH। बिल्कुल सही सारांश। तो हमने देखा कि IUPAC नियम कैसे एक बहुत ही लॉजिकल और इंफॉर्मेशन से भरा फ्रेमवर्क देते हैं। स्टेप्स है, सही पेरेंट चेन चुनो, मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हुए, चेन को सही एंड से नंबर दो, पहले मल्टीपल बॉन्ड फिर ब्रांच को सबसे कम नंबर देते हुए, ब्रांच को पहचानो और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखो, और आखिर में सही एंडिंग एन एन याइन और पोजीशन बताने वाले नंबर्स लोकेंट्स का यूज करके नाम पूरा करो। ये सिस्टम इतना पावरफुल है कि एक सही IUPAC नाम से आप हमेशा अणु का सटीक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और किसी भी दिए गए स्ट्रक्चर के लिए केवल एक ही सही IUPAC नाम होता है। ये किसी भी तरह के कंफ्यूजन को पूरी तरह खत्म कर देता है। तो आखिर में ये सब जानना क्यों जरूरी है? ये नियम सिर्फ एकेडमिक कसरत या एग्जाम पास करने के लिए नहीं है। ये केमिस्ट्री की ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम की नींव है। इनके बिना साइंटिफिक रिसर्च पब्लिश करना, दवाइयां बनाना, नए मटेरियल्स बनाना, सब कुछ बहुत मुश्किल और गलतियों से भरा हो जाता। हाँ बिल्कुल। ये पक्का करता है कि जब कोई वैज्ञानिक किसी खोज की बात कर रहा हो तो दुनिया भर में हर कोई ठीक उसी अणु के बारे में सोच रहा हो। सही कहा। लेकिन यहाँ एक विचार है जिस पर शायद आगे सोचा जा सकता है। हमने आज सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन वाले सिंपल कंपाउंड देखे। सोचिए जब अणु और कॉम्प्लेक्स होते हैं, जब उनमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर या हैलोजन जैसे दूसरे एलिमेंट वाले फंक्शनल ग्रुप्स जुड़ जाते हैं, जैसे अल्कोहल COH, कीटोन C डबल बॉन्ड O, एसिड COOH। तब ये नामकरण प्रणाली कैसे और फैलती होगी? हाँ, फंक्शनल ग्रुप्स के अपने नियम और प्राथमिकताएं होती हैं। सही। क्या इन फंक्शनल ग्रुप्स की भी अपनी प्रायोरिटी होती है? और क्या ये मानकीकरण और वर्गीकरण का आइडिया जो केमिस्ट्री में इतना सेंट्रल है, हमें विज्ञान के दूसरे फील्ड्स जैसे बायोलॉजी में स्पीसीज का क्लासिफिकेशन या एस्ट्रोनॉमी में तारों और गैलेक्सीज के नामकरण की याद नहीं दिलाता? शायद ये सब ज्ञान को व्यवस्थित करने की हमारी गहरी मानवीय जरूरत का ही एक हिस्सा है। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। ये पैटर्न हर जगह दिखता है। आज कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की इस दुनिया में हमारे साथ इस सफर पर आने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि यह व्यवस्थित तरीका अब कम डरावना और ज्यादा समझने लायक महसूस हो रहा होगा।